हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे डी अरेंजमेंट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अरेंजमेंट। कुछ ऑब्जेक्ट दिया रहता था, उसको कहीं पे प्लेस करना है, ठीक है, तो कितना वैसे कर सकते हैं, ऐसे पढ़ रहे थे। अब उसका उल्टा है। क्या है कि जैसे चलो एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे एक हाउस है, ठीक है, दो हाउस ले लेते हैं। दो हाउस है। हाउस ये ए बंदे का है और ये वाला हाउस बी बंदे का है, ठीक है। दो आदमी है, ए और बी, दोनों का दो हाउस है। अब ऐसा बोल दिया जाए कि इधर से चल के आ रहा है दोनों आदमी, ए और बी, ठीक है। इसके पास ऐसा शर्त रख दिया जाए कि तुम लोग जाते रहो, लेकिन ऐसा करो कि दोनों अपना घर नहीं जाना है, किसी और का घर जाना है, ठीक है। तो ये कितने तरीक़ा से तुम लोग जा सकते हो? तो अभी दो लोग हैं और दो घर है, तो ये सब किसी और का घर, मतलब ए जो है अपना घर नहीं जा सकता है, तो ए किसके पास जाएगा? बी के पास, बी का घर में जाएगा, और बी ए के पास। तो टोटल कितना तरीक़ा से जा सकता है वो लोग? इस तरह से कि दोनों अपना अपना घर नहीं जाए, तो केवल एक तरीका होगा ऐसा, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं तीन हाउस है, ए हाउस बी का है और हाउस सी का है, ठीक है। ऐसे ही अब ए और बी, ए बी सी तीनों आ रहा था। ये लोग के पास भी शर्त रख दे कि तुम लोग जाते रहो अपना घर, लेकिन ऐसा करो कि अपना घर नहीं जाना, किसी और के घर जाओ। तो बताओ कि कितना तरीक़े से तुम दूसरे का घर जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ए, अब ए के पास नहीं जा सकता है, ए हाउस नंबर ए वाला में नहीं जा सकता है, तो कहाँ कहाँ जा सकता है? बी के पास जा सकता है ए, ठीक है, या तो सी के पास जा सकता है ए, ठीक है। तो बी कहाँ कहाँ जा सकता है? बी हाउस नंबर बी में नहीं जा सकता है, मतलब ए में जा सकता है, ए में उसको बी को भेज दिया। और कहाँ जा सकता है? सी में जा सकता है, सॉरी बी है ना, बी सी में एक जा सकता है। तो यहाँ नहीं लिखते हैं, बी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बी कहाँ कहाँ जा सकता है? एक ए में जा सकता है, एक सी में जा सकता है, ठीक है, ऐसा जा सकता है। अब सी कहाँ जा सकता है? सी ए के पास जा सकता है, ठीक है, सी यहाँ आ सकता है और बी में आ सकता है। बस यही दो वे में ये लोग दोनों तीनों जो है ऐसा शर्त को निभाते हुए जा सकते हैं कि अपना घर नहीं जाए, दूसरे का घर जाना है, ठीक है। और कोई तरीका होगा? देखो, नहीं होगा और कोई तरीका, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं चार है। ऐसे ही हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी और हाउस डी है, ठीक है। अब चार लोग हैं, ए बी सी डी। इसके पास भी ऐसा ही शर्त रख दे कि तुम लोग अपना घर नहीं जाना है, किसी और का घर जाना है, तो कितना तरीक़ा से तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब जो भी कर रहे हैं, ये जितना नंबर ऑफ़ तरीका निकाल रहे हैं ना, यही है डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, लोग है, जो भी है, ठीक है, वो करेक्ट प्लेस पे नहीं जाने का कितना तरीका होगा। करेक्ट प्लेस पे नहीं जाने को ही डी अरेंजमेंट बोलते हैं। तो जितना तरीका से करेक्ट प्लेस पे ना जाए, ठीक है, सारे एक साथ, सारे, ऐसा नहीं कि कोई एक करेक्ट प्लेस पे चल जाए, दो नहीं जाए, ऐसा नहीं, सारे के सारे अपना जो करेक्ट प्लेस है उस पे नहीं जाने जाए, तो वो कितना तरीका से ऐसा हो सकता है, उसी को डी अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो चार के लिए निकालते हैं हम लोग। तो ऐसा हो सकता है कि हाउस नंबर ए है, ए में क्या क्या आ सकता है? ए वाला आदमी नहीं आ सकता है, तो बी आ सकता है, ठीक है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। तो ऐसे करते हैं। अब हाउस नंबर देखो, ए के पास बी आ गया, और हाउस जो आदमी ए है वो कहाँ कहाँ जाएगा? बी में जाएगा, ठीक है, सी में जाएगा और डी में जाएगा, ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट वाले में इधर हाउस नंबर सी में कौन जाएगा? डी जाएगा, और डी वाले में सी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिल करो, हाउस नंबर बी में कौन आएगा? डी आएगा, ठीक है, और हाउस नंबर डी में
सी जाएगा। तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। दूसरा क्या बचा यहाँ पे, हाउस नंबर बी में कौन आएगा, सी आएगा, और हाउस नंबर सी में डी आएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसे ही हाउस नंबर ए में और कौन आ सकता है, बी का तो सब कुछ हो गया सारा। बी हाउस नंबर बी में जब आएगा तो ये 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। अब सी आ सकता है, चलो सी आ गया। ठीक है, तो अब ए कहाँ कहाँ जा सकता है, फिर से वही बी में जा सकता है, सी में जा सकता है और डी में जा सकता है। ठीक है, तो बाकी प्लेस बचा हुआ प्लेस को भरते हैं। तो यहाँ पे डी आ सकता है, यहाँ बी आ सकता है। ठीक है, यहाँ डी आएगा और यहाँ बी आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे डी आएगा। ये 3 तरीका हो गया जब सी ए में गया। अब और कौन बचा, डी। डी के लिए भी ऐसे ही 3 तरीका होगा। ठीक है, तो इसको फिल कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 4 हाउसेस हैं, 4 आदमी हैं, सबको ऐसे जाना है कि सारे के सारे गलत हाउस में चल जाए। ठीक है, तो एक आदमी जैसे बी है, बी को किसी एक हाउस में कितना बार जाएगा, तो देखो ये 3 बार जा रहा है ए में। ठीक है, सी भी ए में 3 बार जा रहा है और डी भी ए हाउस नंबर ए में 3 बार जा रहा है। ऐसे ही अगर हाउस नंबर बी में देखें तो ए एक बार यहाँ है, ए एक बार यहाँ है, एक यहाँ है, 3 बार हाउस बी में ए जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सी में अगर देखें, किसी एक को भी देख लो, ए बी सी डी, वो दूसरे के हाउस में 3 बार जाएगा। अगर 4 हाउस है तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, अब इस पे हम लोग देखते हैं कितना नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट हो रहा है। कि काउंट करो, 3 3 6 9 बार। ठीक है, इस अगर 4 हाउस है तो 9 बार आ रहा है। अगर तीन लोग हैं, 3 हाउस है तो 2 बार आ रहा है। सॉरी 9 फैक्टोरियल नहीं, 9 बार है। ठीक है, और अगर 2 ही हाउस है तो 1 बार हो रहा है, 3 हाउस है तो 2 बार। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। डी अरेंजमेंट क्या होता है, ऐसा तरीका जो कि सारे के सारे गलत प्लेस पे चल जाए। ठीक है, तो अब ये सब काम तो हर बार नहीं कर सकते हैं, तो कुछ फार्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है किस चीज़ का, नंबर ऑफ वे इन विच एन लेटर्स, या एन कुछ भी दे दे। ठीक है, एन लेटर्स, एन आदमी, एन समथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, कलर का ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा दे दे, कैन बी पुट इन एन करस्पॉन्डिंग एनवेलप। यहाँ जैसे आदमी है तो यहाँ हाउस हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाउस। ठीक है, कलर है तो करस्पॉन्डिंग कलर बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, सच डैट नो लेटर्स, यहाँ पे जैसे नो ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी गोज टू करेक्ट एनवेलप, कोई भी एक भी आदमी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए, एक भी एनवेलप, एक भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसको लिखते हैं डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स। ठीक है, डी एन डी नोट करते हैं बस। ठीक है, तो क्या होता है, एन फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस माइनस प्लस होते जाएगा और ये फैक्टोरियल बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, एन तक जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में -1 पर पावर एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये कहाँ से आता है ये तुमको दिमाग नहीं लगाना है, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले अभी फॉर्मूला को याद रख लो, क्योंकि फॉर्मूला ही काम आएगा, प्रूफ उतना कोई काम आएगा नहीं। ठीक है, और ये फॉर्मूला आसान है बहुत। क्या करना है, जितना भी चीज़ें का दिया हुआ डी-अरेंज करना है, 5 चीज़ों का डी-अरेंज बोला है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जैसे हम लोग 4 लोग का देखे थे। ठीक है, तो 4 लोग का कर लेते हैं D4। तो क्या है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल और प्लस कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, तो 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। ये 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, 2 डिवाइड बाई 6 और प्लस 1 बाय 24। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो ये तो कट गया, यहाँ 24 ही होगा। ठीक है, और ये 12 आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 आएगा। ठीक है,
तो 24 कट जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। यही हम लोग देखे थे, 9 तरीक़ा से डी अरेंज हो सकता है अगर 4 चीज़ें हैं तो। ठीक है, ऐसे 3 चीज़ों के लिए ये 2-3 चीज़ याद रख लो। ये 4 चीज़ें के लिए 9 तरीका है, अगर 3 है तो 2 ही तरीका होगा, अगर 2 हाउस है तो 1 तरीका, अगर एक हाउस है, एक आदमी है, तो ऐसा हो सकता है कि गलत एड्रेस पे चल जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ही आदमी है, एक ही हाउस है, तो अपना ही हाउस में जाएगा और कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो D1 कुछ नहीं होता है, ठीक है, D4 ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी वे वी कैन पुट 5 राइटिंग्स इनटू 5 corresponding envelope so that no writing go to corresponding envelope। क्या दिया हुआ? डी अरेंजमेंट ऑफ 5 चीज़ बोला हुआ कि 5 राइटिंग्स है, मतलब 5 लेटर्स है और 5 corresponding एनवेलप है। ठीक है, बोला कि ऐसा कुछ करो कि कोई भी अपने एनवेलप सही एनवेलप में नहीं जाए। क्या बोल रहा है? एक तरह से डी अरेंज करो, तो D5 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 1 माइनस 1 तो 1/6। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 44। ठीक है, ऐसे ही डी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इतना आंसर आ गया। D6 तक याद रख सकते हो। D6 जो आता है 265 आता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या याद रखना है? D1 तो कुछ होता नहीं, D1 0 आएगा। D2 नहीं भी याद रखो, तुरंत निकाल सकते हो, पर क्यों इतना कैलकुलेशन करने जाए। ठीक है, D2 कितना आता है? 1। D3 कितना आता है? 2। D4 9, D5 44 और D6 265। इतना से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। ठीक है, इसको याद रखने से आसानी होगा, तुरंत बैठा सकते हैं। क्यों? अभी आगे देखते हैं। अगर इसको याद रख लें तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 9 कार्ड्स है एंड 9 एनवेलप है। नंबर किया हुआ है एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवेलप सो डैट एनवेलप कंटेन एग्जैक्टली 1 कार्ड। इस पर बोला हुआ है कि हर एक एनवेलप में एक कार्ड ही जाना है। ठीक है, कार्ड का भी नंबर है और एनवेलप का भी नंबर है, 1 से लेके 9 तक। फाइंड नंबर ऑफ वे सच डैट ऑल कार्ड्स आर इन द करेक्ट एनवेलप। ठीक है, कुछ एनवेलप 9 एनवेलप दिया हुआ है और 9 कार्ड्स दिया हुआ है। तो 9 कार्ड्स सारे के सारे अपने सही एनवेलप में जाए। जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ऐसे करके 8 और 9 है, तो सारे कार्ड अपने सही पोजीशन पे जाए। तो यहाँ कार्ड नंबर 1 ही जाएगा, यहाँ कार्ड नंबर 2 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, ऐसे 8 वाला में 8 वाला कार्ड जाएगा और 9 वाला में 9 वाला कार्ड जाएगा। तो कितना तरीका से ऐसे हो सकता है? बस एक ही तरीका, बस यही होगा। और कोई तरीका अगर कोई भी इधर उधर चल गया तब तो सारे अपने करेक्ट प्लेस पे नहीं जाएगा, सारे के सारे जाना है, ऑल कार्ड्स। ठीक है, तो एक तरीका होगा इसका। तो ये भी सही से याद रख सकते हो। याद क्या रखना है ये सब चीज़। ठीक है, नो कार्ड्स इज प्लेस्ड इन इज करेक्ट प्लेस। अब क्या बोल दिया? एक तरह से डी अरेंजमेंट बोल रहा है कि कोई भी कार्ड, नो कार्ड इज प्लेस्ड इन इट्स करेक्ट प्लेस। इस पे से ये फर्स्ट था कि सारे के सारे करेक्ट प्लेस पे होना चाहिए, अब बोला कि कोई भी करेक्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो डी अरेंजमेंट है ना, किसी को भी अपने सही पोजीशन पे नहीं जाना है। तो एक तरह से कितना है? 9 है। ठीक है, तो अब 9 को निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन इतना निकालने नहीं देगा, बस अभी हम लोग मेथड सीख लेते हैं। D9 कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके माइनस 1/9 फैक्टोरियल जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट अभी बस क्वेश्चन कराने के लिए दे दिए, इतना नहीं देगा कोई भी। ठीक है, इसको बस कैलकुलेट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। एग्जैक्टली 5 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट प्लेस। अब क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट डी अरेंजमेंट लैंग्वेज दे दिया, ये मेंस में भी इतना भी पूछ देता है डायरेक्ट कि
ये ऐसा है 6 लेटर है, ठीक है, 6 का 6 गलत प्लेस पे जाने के लिए कितना होगा। तो अगर इसको याद रख लें D6 265 होता है, तुरंत लगाओ चलो, ठीक है। देखो क्या बोला है सी वाले में कि एग्जैक्टली 5 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन द करेक्ट प्लेसेस, ठीक है, एग्जैक्टली 5 कार्ड्स। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आना चाहिए कौन सा 5 कार्ड्स, ठीक है। तो मतलब क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा 5 कार्ड, 9 टोटल है, 9 में से 5 को सेलेक्ट किए, ठीक है। अब 5 कार्ड मेरे पास आ गया, ठीक है, उसको अपने करेक्ट पोजीशन पे डालना है, तो वो कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो 5 कार्ड का काम खत्म हो गया जो सही जाना था। अब 4 देखो एग्जैक्टली 5 ही बोला है, मतलब जो 4 बच गया है वो चारों का चारों गलत पोजीशन पे जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि D4, ठीक है, 9C5 इंटू 1 इंटू D4। अब देखो D4 यहाँ अगर हम लोग पता है तो डायरेक्ट D4 की जगह पे लिख देंगे, तो 9C5 इंटू D4 कितना है 9, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो नहीं भी है तो निकाल लेना, तुरंत तो निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है D, एग्जैक्टली 6 कार्ड रॉन्गली प्लेस्ड। अब क्या बोला है कि अभी देखो पहला क्वेश्चन ये जो सी वाला में था क्या था, 5 सही में जाना चाहिए और 4 गलत में जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि एग्जैक्टली 6 कार्ड गलत में जाना चाहिए, सेम ही क्वेश्चन एक तरह से, बस नंबर चेंज कर दिया। तो अब 6 कार्ड सही गलत प्लेस पे जाना चाहिए, मतलब 5 कार्ड, सॉरी 9 है ना, तो टोटल 3 कार्ड जो है वो तो सही जगह पे जाएगा ही क्योंकि एग्जैक्टली लगाया है, एटलीस्ट कुछ नहीं लगाया, तो एग्जैक्टली 6 कार्ड ही गलत में जाना चाहिए, तो 3 कार्ड सही में जाना चाहिए। तो कौन सा 3 कार्ड, 9C 3 से वो तीनों कार्ड को चूज करना पड़ेगा, चूज कर लिए, उसको बैठाने का एक ही तरीका है। अब क्या है 6 कार्ड बचा, 6 को गलत जगह भेजना है, मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9C3 इंटू D6 कितना होता है 265, ये हो जाएगा आंसर, 9C3 निकाल लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, 4 स्लिप ऑफ पेपर्स विथ नंबर 1 से 4, कोई पेपर है स्लिप है उस पर 1 से 4 दिया हुआ है, ठीक है, नंबरिंग किया हुआ है, उसको बॉक्स में डाल रहा है। दे आर ड्रॉन 1 बाय 1 एट रैंडम, ठीक है, इन हाउ मैनी वे इट कैन हैपन दैट ऑर्डिनल नंबर ऑफ एट लीस्ट 1 स्लिप कोइंसाइड विथ इट्स ऑन नंबर। क्या बोला हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा समझो कि 4 कार्ड है, ठीक है, 4 कार्ड है मेरे पास और 4 नंबर है, नंबर दिया हुआ है, 4 स्लिप है, 4 नंबर दिया हुआ है, एक एक करके निकाला। अब बोल रहा है कि कम से कम एक एटलीस्ट 1 स्लिप जो है कोइंसाइड विथ इट्स ऑन नंबर, जो स्लिप का नंबर है, ठीक है, वो कोइंसाइड कर जाए उसी के साथ। जैसे एक एक करके निकाल रहे हैं, जैसे एक बॉक्स में 4 लेटर डाला हुआ है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब एक निकाले, मान लेते हैं तीसरा निकल गया, तो पहली बार में निकालें लेकिन तीसरा निकल गया, तो ये तो कोइंसाइड नहीं किया, ठीक है। अब दूसरी बार में निकाल रहे हैं, एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट बोला, अब दूसरी बार में निकाले, मान लेते हैं 2 निकल गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कम से कम एक कोइंसाइड कर जाए विथ इट्स ऑन नंबर। तो एक तरह से क्या बोल रहा है कि एक एक करके निकाल रहे हैं, तो 4 पोजीशंस है अपने पास, ठीक है, 4 पोजीशन है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। एक तरह से क्या हो रहा है कि ये पहला वाला पोजीशन है, पहली बार में निकालें तो पहला निकल जाए, दूसरी बार में दूसरा निकल जाए, तीसरी बार में तीसरा, चौथा बार में चौथा, ऐसा कुछ हो, ठीक है। कम से कम एक ऐसा हो जाए, कम से कम एक ऐसा हो जाए कि ये दूसरा वाला बॉक्स है यहाँ 2 आ जाए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या एग्जैक्टली में चेंज करने की जगह पे और हम लोग क्या सोच सकते हैं बाइजेक्शन, ठीक है। हमेशा बाइजेक्शन एक दिमाग में रहना चाहिए जब भी 2-3 चीज़ ज़्यादा कैलकुलेशन करना हो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, 4 लेटर्स है, ठीक है, 4 लेटर है, 4 चीज़ें हैं, तो टोटल इसका अरेंजमेंट क्या होगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24 हो गया। 24 तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 4 और 1, ऐसा एक अरेंजमेंट है।
ऐसा ही 1 3 4 और 2, ऐसा एक अरेंजमेंट है। तो लेकिन हमको कौन सा चाहिए कि एटलीस्ट 1 स्लिप कोइंसाइड विथ हिस नंबर। जैसे एटलीस्ट 1, ये वाला देखो 1, ये 1 वाला में कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्या है, देखो ध्यान से, कोई भी एक भी लेटर कोइंसाइड नहीं करे। एटलीस्ट एक कोइंसाइड कर जाए तो वो डीअरेंजमेंट नहीं हुआ। डीअरेंजमेंट मतलब कोई भी कोइंसाइड नहीं करे अपने नंबर से। तो एक तरह से क्या बोल रहा है, टोटल में से डीअरेंजमेंट को माइनस करो, तभी आएगा एटलीस्ट एक स्लिप अपना सही पोजीशन पे चल जाए। ठीक है, तो D4 अगर निकाला जाए, D4 कितना आता है 9। तो क्या बोल रहा है, आंसर क्या होगा कि टोटल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल है, माइनस ऐसा कि कोई भी अपने जगह पे नहीं आए, तो वो 9। तो ये कितना होगा, 24 माइनस 9 15। तो 15 अरेंजमेंट ऐसा होगा जहाँ पे कम से कम एक लेटर्स अपने पोजीशन पे चल जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट डीअरेंजमेंट से थोड़ा कम पूछता है, बहुत इजी हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस पर क्या थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि बोला कि कम से कम एक अपने नंबर से कोइंसाइड कर जाए। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अभी हम लोग डीअरेंजमेंट क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी अपने नंबर से कोइंसाइड नहीं करेगा। तो टोटल में से कोई भी अपने नंबर से कोइंसाइड नहीं करेगा, ये निकाल लें तो वही तो हो जाएगा ना, एटलीस्ट कोइंसाइड करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी वे वी कैन पुट 5 लेटर इंटू 5 corresponding envelope। ठीक है, सो दैट एटलीस्ट 1 लेटर गो टू रॉन्ग एनवेलप। देखो ये जो क्वेश्चन था, इस पे बोला था कि एटलीस्ट एक सही पोजीशन पे जाना चाहिए। यहाँ बोला है कि एटलीस्ट एक गलत पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट वाला को एग्जैक्ट में हम लोग हमेशा चेंज करते हैं। तो ये इस पे जो प्रीवियस था, इस पे भी एग्जैक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर एग्जैक्ट चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन उस पर ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट एटलीस्ट ये सब में जो है हमेशा बाइजेक्शन से सोचेंगे, तो बाइजेक्शन ज़्यादा ईजी होगा, इसलिए बाइजेक्शन जो बनाए। अब इस पर अगर देखते हैं, पहले एग्जैक्ट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगर बाइजेक्शन से और आगे तो बाइजेक्शन से कर लेंगे। तो कम से कम क्या बोला है कि एटलीस्ट 1 लेटर गो टू द रॉन्ग एनवेलप। तो इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्टली 1 लेटर्स गो टू रॉन्ग एनवेलप, ऐसा हो सकता है। और एग्जैक्टली 2 लेटर्स गो टू द रॉन्ग एनवेलप, ऐसा हो सकता है। या तो एग्जैक्टली 3 जा सकता है गलत जगह पे, फिर एग्जैक्टली 4 और एग्जैक्टली 5 गलत पोजीशन पे चल जाए। ये 5 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 लेटर्स गो टू द रॉन्ग एनवेलप, ऐसा कभी हो सकता है क्या, एक लेटर अब किसी और के प्लेस पे चल गया, तो फिर वो आदमी तो उस जगह पे जा ही नहीं सकता। या वो जैसे एनवेलप है, यहाँ पे एक एनवेलप को एक जगह एक लेटर्स को एक एनवेलप में डाल दिए, तो दूसरा लेटर्स को तो फिर उस एनवेलप में डाल ही नहीं सकते, वो किसी और की जगह पे जाना पड़ेगा। मतलब कम से कम 2 गलत तो होगा ही। तो ये वाला इसके लिए कितना तरीका होगा, 0। ठीक है, और है तो प्लस एग्जैक्टली 2 गलत जगह पे जाए। तो अभी तक हम लोग इसको कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 सही जगह पे जाए, सॉरी गलत जगह पे जाए, मतलब क्या है, जो बचा हुआ है वो सही जगह पे जाए। तो 5 है टोटल, तो 3 सही जगह पे जाना है। तो कौन सा 3, तो इसलिए 5 में से 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो तीनों को सही पोजीशन पे बैठाने का एक तरीका है। अब 2 बच गया, तो 2 को गलत जगह पे जाएगा, मतलब D2। ठीक है, प्लस एग्जैक्टली 3 गलत जगह पे जाए, तो 2 सही जगह पे जाना पड़ेगा। तो 5C2 कौन सा 2, तो 2 को सेलेक्ट कर लिए, उसको सही जगह पे बैठा दिए। अब 3 गलत जगह पे जाए तो D3। ठीक है, फिर प्लस 4 गलत जगह पे जाए तो 1 सही जगह पे जाएगा, 5C1 में सेलेक्ट कर लिए, और D4। ठीक है, 5 का 5 गलत जगह पे जाए तो D5। ठीक है, इसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। प्लस 5C3 कितना होता है 10, और D2 कितना होता है हम लोग निकाल चुके हैं, D2 1 ही होता है। ठीक है, 5C2 ये भी 10 होता है। D3 कितना होता है 2, 5C1 कितना होता है 5,
D4 कितना होता है, D4 याद है 9, ठीक है, प्लस D5 कितना होता है 44। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 45, इधर हो गया 30 प्लस 44, ये हो गया 119। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 119। अब इसी को हम लोग ये जो बाइजेक्शन से कर लेते हैं। इस पर क्या बोला था कि एटलीस्ट 1 लेटर गोज टू द रॉन्ग एनवेलप, एटलीस्ट एक लेटर गलत जगह पे जाना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, आंसर इक्वल टू कि टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं, टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं कि सारे के सारे ऑल गोज टू करेक्ट प्लेसेस, ऐसे कर सकते हैं बाइजेक्शन। तो टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, 5 लेटर्स है, 5 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। अब सारे के सारे सही जगह पे जाने का कितना तरीका होता है, एक ही होता है ना। तो एक 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 माइनस 1 कितना हो जाएगा 119, ठीक है। तो देखो इसको एक लाइन में निकल गया। अब दोनों मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होगा। तो हम लोग जब भी ज़्यादा केस बनेगा तो हमेशा बाइजेक्शन अगर लगा पा रहे हैं तो बाइजेक्शन से इजी होगा, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। इस पर भी 3-4 केसेस बनते एग्जैक्ट में चेंज करते तो, ठीक है। तो यहाँ बाइजेक्शन इसलिए लगा लिए और इसको एक्सप्लेन कर दिए कि दोनों कैसे हो सकता है, बाइजेक्शन से भी इससे भी, ठीक है। चलो अब एक PYQ देख लेते हैं। JEE एडवांस 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप दिया हुआ है, ठीक है, आर नंबर्ड 1 से 6 तक। कार्ड आर टू बी प्लेस्ड इन इन्वेलप सो डैट ईच इन्वेलप कंटेन एग्जैक्टली 1, ये तो दिया ही रहेगा, 2, 3 एक में नहीं डाल सकते। नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर्स, ठीक है, डीअरेंजमेंट करना है, कोई भी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए। मोर ओवर कुछ और भी दिया हुआ है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर जो 1 है वो इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि वो सारे, देखो एक तो सबसे पहला कि कोई भी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो कोई भी सही जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो D6 कितना आता है 265, ठीक है, कोई भी सही जगह पे नहीं गया। तो क्या है कि मान लेते हैं 6 ऐसे हाउस है, ठीक है, ABCD ऐसे करके 6 लोग हैं, ठीक है। अब ये 6 कार्ड दिया हुआ तो कार्ड ही ले लेता है, इन्वेलप है, ये 6 इन्वेलप है, नंबरिंग किया हुआ है, कोई भी सही जगह पे नहीं जाए तो ये 265 हुआ। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा लिखने जाएं तो कैसे होगा कि जैसे कि ये कार्ड नंबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, कार्ड नंबर 1 के पास क्या क्या आ सकता है, कार्ड नंबर 1 नहीं आएगा तो कार्ड 2 आ सकता है, ठीक है, 2 कुछ बार आएगा, वो कितना बार आएगा अभी देखते हैं, ठीक है। फिर कार्ड नंबर 3 आ सकता है, ठीक है, 3 कितना बार आएगा। फिर कार्ड नंबर 4 कुछ बार आएगा, फिर कार्ड नंबर 5 कुछ बार आएगा, फिर कार्ड नंबर 6 कुछ बार आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग ये देखे थे यहाँ पे कि इक्वल नंबर आएगा, जैसे ये जो इसको हम लोग किए थे, जो B है कोई भी लेटर्स दूसरे के घर में इक्वल नंबर जाएगा, जैसे ये 3 बार जा रहा है, A भी दूसरे के घर में 3 बार जा रहा है, D भी दूसरे घर में 3 बार जा रहा है, तो कोई भी लेटर्स है वो दूसरे के घर में इक्वल नंबर ऑफ टाइम जाएगा, ठीक है। वहाँ 9 टोटल था तो डिवाइडेड बाय 3 लेटर्स, 4 घर है, ठीक है, 4 घर था तो 1-3 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डी अरेंजमेंट कितना है 265। तो ये C जो है हाउस नंबर 1 में कितना बार गया होगा, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल नंबर ऑफ टाइम दूसरे के घर जाते हैं, ठीक है। तो घर नंबर 1 में C2 कितना बार गया होगा, टोटल 265 है, डिवाइडेड बाय कितना लोग हैं 6 लोग हैं, तो 6 में से 1 कम, क्योंकि A तो खुद नहीं आया हुआ है ना, तो यहाँ पे 5 ही लोग आया होगा और सब लोग इक्वल नंबर ऑफ टाइम गया होगा, तो टोटल 265 बार ऐसा अरेंजमेंट हुआ है, तो डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा देख लो 25, 5, 3, 53 बार ऐसा हुआ होगा कि ये C2
घर नंबर 1 में आया होगा, फिर C3 घर नंबर 1 में आया होगा, ऐसा आया होगा। ठीक है, तो बोला क्या है, वो वाले निकालो, ठीक है, जिस पे कार्ड नंबर 1 जो है वो ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2, ये 2 नंबर है, यहाँ पे कार्ड नंबर 1 आया होगा, वो सारे नंबर बताओ। तो का हाउस नंबर 2 में भी कार्ड नंबर 1 53 बार गया होगा, कार्ड नंबर 3 53 बार गया होगा, 4 53 बार गया होगा, सारे नंबर 2 को छोड़ के सारे इक्वल नंबर ऑफ टाइम घर नंबर 2 में भी गया होगा, या इन्वेलप नंबर 2 यहाँ लिया है। कार्ड नंबर 2 जो है, कार्ड नंबर 1 इन्वेलप नंबर 2 में गया होगा कितना बार, 2 को छोड़ के सारे इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स गए होंगे। ठीक है, तो हमको वो वाले टर्म्स निकालने बोला है जो कार्ड नंबर 1 घर इन्वेलप नंबर 2 में गया होगा। तो टोटल 265 है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो 53 बार कार्ड नंबर 1 इन्वेलप नंबर 2 में गया होगा। तो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, लेकिन अगर आता है, क्या आता है कि हर जो कार्ड्स है या जो भी लिए, आदमी लिए या लेटर्स लिए, ठीक है, वो दूसरे के घर में, अगर नहीं अभी तक ध्यान था तो लिख लो यहाँ पे नोट करके, ठीक है, कि दूसरे के घर में कितना बार जाएगा, हर लोग इक्वल नंबर ऑफ टाइम जाएगा, हर लोग इक्वल नंबर ऑफ टाइम दूसरे के घर में जाएगा या दूसरे के इन्वेलप में जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड बोला था, तो हर कार्ड दूसरे के इन्वेलप में इक्वल नंबर ऑफ टाइम जाएगा। अगर टोटल अरेंजमेंट 265 है, ठीक है, तो टोटल 5 बार 5 कार्ड इन्वेलप नंबर 2 में आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे। चलो अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ। मैथ को रीअरेंज करना है सच दैट नो लेटर्स इज इन इट्स ऑन प्लेस। ठीक है, एंड वर्ड शुड नॉट स्टार्ट विथ ए वॉयल्स, यहाँ नॉट है। ठीक है, कोई मैथ है, मैथ वर्ड लिखा हुआ है, उसको हमको रीअरेंज करना है। ओके, अब बोला है कि कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर जो है वो अपना प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैथ का पोजीशन पहला है, तो एम पहला पोजीशन पे नहीं जाएगा, किसी और के पोजीशन पे जाएगा। ए दूसरे में नहीं जाएगा, किसी और में जाएगा। टी तीसरा वाला में नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। तो एक तरह से क्या बोल रहा है, डी अरेंजमेंट बोल रहा है। 5 चीज़ें हैं, तो D5 निकालना है। तो D5 कितना होता है, 44। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं हो गया। अब एक तो बोला है कि सब लोग अपने पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, और बोला है कि वर्ड शुड नॉट स्टार्ट विथ वॉयल्स। तो इसको 1 सेकंड में कर सकते हो। हम लोग क्या बोलें कि जैसे एम जो है दूसरे के हाउस में कितना बार जाएगा, जितना बार टी जाएगा, जितना बार एच जाएगा, जितना बार एस जाएगा। ठीक है, तो 4 बार, अगर ये 5 है, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ टाइम एम, जैसे ऐसे कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 है, यहाँ एम नहीं आ सकता है, ए कुछ आएगा, ए बहुत बार आएगा, यहाँ पे टी बहुत बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही एच आएगा और एस आएगा। तो ये ए कितना बार आएगा, एच कितना बार आएगा, एस कितना बार आएगा। तो हमको क्या बोला हुआ है कि नो वर्ड शुड नॉट स्टार्ट विथ वॉयल्स। वो सारे अरेंजमेंट बताओ जो वॉयल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला जो है, ये जितना बार भी अरेंजमेंट आएगा ए से स्टार्ट होने वाला नहीं चाहिए, मतलब ये तीनों चाहिए हमको। तो ये तो हमको पता है कि ए यहाँ पर जितना बार आया होगा ये इक्वल नंबर ऑफ आया होगा। तो टोटल अरेंजमेंट 44 है, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ए पहला पोजीशन पे कितना बार आया होगा ये पता है, अपने पता चल जाएगा। तो ये कितना है, 11 बार। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये तीनों, तो ये भी 11 बार आया होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आंसर, 33 बार। 33 बार ऐसा आया होगा कि कोई भी अपना पोजीशन पे नहीं गया और वॉयल्स से भी स्टार्ट नहीं हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, इसी का एक और क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग, अगर देखो अभी तक जो भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ तक बन जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है, अगर
ये जो फार्मूला निकाले थे हम लोग डी अरेंजमेंट का, अगर उसको समझना नहीं है तो स्किप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। उस फार्मूला को भी ड्राइव करेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सब आता नहीं है अभी तक, जितना पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। फिर भी एडवांस के लिए अगर किसी को समझना है तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये होता क्या है? क्या होता है कि कोई भी एक हम लोग अरेंजमेंट लेते हैं, ठीक है, उस पर किसी चीज़ को इंक्लूड किया कर लेते हैं, लेकिन उसको एक्सक्लूड करना था, ठीक है। तो किसी चीज़ को हम लोग कोई भी अरेंजमेंट को एक्सक्लूड किए, ओके। अब क्या होता है कि जब हम लोग एक्सक्लूड किए तो जो चाहिए था, जिसको एक्सक्लूड करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है कि जो भी हम लोग को करना है आसानी से हर चीज़ एक ही बार में उसको माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे, निकाल लेंगे उसका तरीका, ऐसा नहीं होता, नहीं कर पाते हर जगह, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। तो ऐसा कुछ है कि टोटल अरेंजमेंट निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को कोई चीज़ ऐसा था कि उसको इंक्लूड नहीं करना था, जैसे बाइजेक्शन में बनाते हैं हम लोग, बाइजेक्शन में ईजी हो जाता है कि टोटल निकाल लेते हैं, माइनस जो नहीं चाहिए था वो घटा देते हैं। तो बाइजेक्शन ही एक तरह से इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। तो बाइजेक्शन में भी टोटल निकालते हैं, जो नहीं चाहिए था उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, पर वहाँ पे 2 ही टर्म आता है कि एक्सक्लूड जिसको करना है वो हम लोग ईजिली निकाल लेते हैं, एक ही बार में निकल जाता है। पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे एक बार में। तो क्या होता है कि जिसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, वो पूरा नहीं निकाल पाते हैं। तो टोटल में से माइनस किए हम लोग किसी चीज़ को, लेकिन ज़्यादा बार माइनस हो जाता है कुछ ऐसा चीज़ें जिसको एक्सक्लूड नहीं करना था, तो इसको फिर से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो उसको इंक्लूड किए तो कुछ चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड हो गया, तो उसको फिर से एक्सक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उस पर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसको कैसे लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ वे, कुछ भी निकालने दिया होगा तो उसको क्या है, नंबर ऑफ़ वे निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वे हम लोग निकाल लिए, उस पे से माइनस किए, फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ़ वे विच इंश्योर दैट रेस्ट्रिक्शन, जो भी दिया हुआ जिसको एक्सक्लूड करना है, इज़ फेल्ड एट लीस्ट वंस, ठीक है, कम से कम एक बार फेल हो जाए। ऐसे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे माइनस नंबर ऑफ वे विच इंश्योर रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट वंस, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए था वो तो माइनस हो गया, लेकिन जो चाहिए वो भी माइनस हो जाता है, तो इसलिए उसको प्लस करते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ वे, यही पूरा, इन विच इंश्योर दैट रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एट लीस्ट ट्वाइस, ठीक है। अब इसको 2 बार उसको इंक्लूड किए तो ऐसा चीज़ इंक्लूड हो जाता है जिसको फिर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर माइनस होगा, नंबर ऑफ वे इन विच इंश्योर दैट रेस्ट्रिक्शन फेल्ड थ्राइस, ठीक है। अब इसको इस पे फिर से कुछ ऐसा हो गया होगा, ज़्यादा बार माइनस हो गया तो प्लस माइनस चलते रहेगा, जिस पे से ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्शन इज़ फेल्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार फेल हुआ है उसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, कम से कम एक बार फेल हुआ होगा उसको माइनस करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा और समझना चाहें, मान लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन वन फेल हो गया, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1 फेल हुआ है ना, तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन फेल हुआ, R1 फेल हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग टोटल निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ वे निकल गया। अब दूसरे बार में ऐसा हो सकता है कौन सा, R1 को पहली बार में आया, दूसरी बार में R2 भी तो फेल हो सकता है, R2 फेल हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। ऐसे ही R3, ऐसे सारे नंबर आएंगे, इसको सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी आएंगे सब सारे ऐड होंगे और टोटल माइनस हुआ होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पे हम लोग क्या कंसिडर करें कि एटलीस्ट वंस फेल हो जाए, कम से कम एक फेल हो जाए, ठीक है, कम से कम एक फेल हो जाए। तो दिक्कत क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि हम लोग वो अरेंजमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिस पे दोनों एक साथ फेल हो जाए, R1 एंड R2
दोनों एक साथ फेल हो जाए। देखो जैसे क्या है कि R1 हम लोग को बोल दिए, इसको इंश्योर कर दिए कि R1 फेल हो गया, बाकी क्या हुआ हम लोग को नहीं पता। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि एडवांस टॉपिक है। R1 फेल हो जाए, यहाँ क्या बोले कि कम से कम एक फेल हो जाए, इसको बस इंश्योर करना है, बाकी क्या हो रहा है नहीं पता। ठीक है, तो R1 फेल हो गया, अब बाकी के लिए हम लोग नॉर्मली अरेंज कर देते हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि R1 एंड R2 इस पे इसको जब इंश्योर किए तो R1 और R2 एक बार ऐसा हुआ कि R1 भी फेल हो गया होगा, R2 भी फेल हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब R2 को जब हम लोग इंश्योर कर रहे हैं तो यहाँ भी हो सकता है कि R2 फेल हुआ एंड R1 भी फेल हो गया होगा। R2 को तो इंश्योर कर ही दिए, अब सबको हम लोग अरेंज कर दिए। अब उस पर ऐसा हो सकता है कि एक बार ऐसा आ गया होगा, एक बार के बहुत बार आएगा कि R1 अपने सही पोजीशन पे चल गया होगा, रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया मतलब। तो ये यहाँ भी माइनस कर रहे हैं R1 एंड R2 दोनों को, और यहाँ भी माइनस कर रहे हैं। तो ये R1 फेल हुआ, R2 फेल हुआ, दोनों एक साथ जब फेल हुआ तो दो दो बार माइनस कर दे रहे हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ क्या है, रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस, दो दो बार वाला सारा। ठीक है, R1 R2 R1 R3 ऐसे करके कंबाइन करके सबको एक एक बार ज़्यादा कर दिए होंगे, तो माइनस कर दिए होंगे। ठीक है, तो उसको फिर से प्लस करते हैं। अब ऐसे ही करते में R1 R2 एंड R3 तीन तीन बार ऐसा हो गया होगा, मतलब तीन तीन जो रेस्ट्रिक्शन है उसका ध्यान नहीं रखे ना, तो उसको फिर से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। फिर चार वाला आ गया होगा, फिर उसको प्लस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर फिर से एक बार देख लेना, समझना है तो, नहीं तो छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं, रीअरेंजमेंट का जो भी हम लोग निकालें फॉर्मूला उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या है कि ऐसे हम लोग का इन्वेलप था, n इन्वेलप मान लेते हैं। ठीक है, और n लेटर्स है, 1 2 3 4 n, ऐसे करके n लेटर्स है। ठीक है, क्या करना है रीअरेंजमेंट में, क्या करना होता है, नो वन अपीयर्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कोई भी अपने जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, n चीज़ें हैं तो n फैक्टोरियल से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम लोग को माइनस करना पड़ेगा वैसा चीज़, ठीक है, जो कि कम से कम एक को, तो एक रेस्ट्रिक्शन फेल होना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन फेल होना चाहिए। यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है कि सही पोजीशन पे नहीं जाना, तो फेल हो गया मतलब सही पोजीशन पे चल गया, तो एक सही पोजीशन पे चल गया हो कम से कम, दूसरे का हम लोग को नहीं देखना है। तो एक कौन सा, इसलिए सेलेक्ट करना पड़ेगा NC1, एक किसी को सेलेक्ट कर लिए, तीन को सेलेक्ट कर लिए, ये सही पोजीशन पे बैठा दिए। सही पोजीशन पे जाने का एक ही तरीका है। ठीक है, अब जो बच गया, कितना बच गया, n-1, n-1 चीज़ें बच गया है, उसको हम लोग नॉर्मली अरेंज कर दिए। तो उसको अरेंज करने का इतना फैक्टोरियल तरीका हो गया, ये समझ में आ गया होगा सही अच्छे से। ठीक है, अब इस पे से हम लोग को प्लस करना पड़ेगा जहाँ एटलीस्ट दो रेस्ट्रिक्शन फेल हुआ होगा। तो दो रेस्ट्रिक्शन फेल हुआ होगा मतलब दो कार्ड या जो भी दो लेटर्स है अपना सही पोजीशन पे चल गया होगा। तो कौन सा दो, तो NC2 चूज करो पहले, उसको करेक्ट पोजीशन पे भेज दो, एक ही तरीका होगा। जितना बच गया, ठीक है, उसको कहीं भी अरेंज कर दो। ऐसे ही माइनस करेंगे तो लास्ट में -1 ऐसे ऐसे चलते रहेगा n वाला। ठीक है, NC, n को सेलेक्ट किए, ओके, सारा ये कम से कम n रेस्ट्रिक्शन फेल हो, मतलब सारा फेल हो जाए। ठीक है, तो कोई तो बचा ही नहीं, NC1। ठीक है, ऐसे करके आया होगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो n फैक्टोरियल माइनस NC1 कितना होता है, n। ठीक है, NC1 n होता है, और n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे आ गया, प्लस NC n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल आया होगा। फिर माइनस क्या होगा देख लेते हैं, n इंटू n-1 n-2 और n-3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे प्लस चलते जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, ये क्या है, इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि n-2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है इंटू n-1 और इंटू n क्या हुआ,
इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे ही लास्ट वाला को भी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 1 ही तरीका है ना यहाँ पे। और जितना भी टर्म होगा माइनस या तो प्लस कुछ आया होगा, तो इसको हम लोग अच्छे से देखें तो वही है n फैक्टोरियल, सब जगह n फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला वाला में 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1/1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस ऊपर में तो कुछ नहीं बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस 1/3 फैक्टोरियल, फिर ऐसे प्लस प्लस जाते रहेगा, और लास्ट में जो भी आया होगा माइनस या तो प्लस 1/n फैक्टोरियल। समझ में आ गया कैसे आता फॉर्मूला रीअरेंजमेंट का इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, ठीक है। चलो शायद समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ABCD कुछ दिया हुआ 8 लेटर्स है, ठीक है। सच डैट नाइदर बेग और CAD जो भी है BEG और CAD कैड और बेग पैटर्न्स अपीयर, नाइदर ना ही ये अपीयर हो ना ही ये अपीयर हो, ठीक है। कहाँ अपीयर नहीं हो, एक साथ, मतलब ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ मान लेते हैं ABEG CDEF G नहीं है H, ऐसा एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। बट यहाँ देखो BEG एक साथ में आ गया, तो ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए हमको, ठीक है। इसको इधर उधर कर दो तो ये चल जाएगा। बोला है कि वैसा सारे अरेंजमेंट बताओ, ना ही BEG ना ही कैड पैटर्न आना चाहिए। ऐसा भी नहीं आ सकता है CAD आ गया, उसके बाद B जो भी बच गया EF G और क्या बच गया, एक कुछ बच रहा है G, ठीक है। यहाँ भी CAD पैटर्न एक साथ आ गया, ये भी नहीं चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, एक बार 8 लेटर्स है, सबको अरेंज कर लेते हैं। तो सबको अरेंज कर लिए, कितना 8 फैक्टोरियल तरीका से सारा अरेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग उसको माइनस करेंगे जो कि कम से कम एक फेल हो जाए, एक रेस्ट्रिक्शन फेल हो जाए, मतलब ये वाला आ जाए, BEG साथ में आ जाए। तो BEG साथ में आने के लिए कितना चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है BEG एक साथ आना चाहिए, मतलब इसको टाई कर दो, टाई एंड गैप मेथड पढ़े थे, टाई मेथड। अगर जिसको साथ में रहना है उसको रस्सी से बांध दो, ठीक है। इसको टाई कर दिए, एक यूनिट बना दिए, बाकी सबको अरेंज कर दिए, उसको इंक्लूड करके एक यूनिट। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी कुछ गलत लिख दिया हो क्या, 8 टोटल है, 3 गया तो 6 आना चाहिए, कुछ ज़्यादा बार लिखा हुआ, अच्छा ये ई जो है ज़्यादा बार लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसको सही से लिख देते हैं, क्या है BEG, उसके बाद जो बच गया ACDF और G, सॉरी फिर से G लिख दिया H, ठीक है। ये BEG एक साथ है, एक यूनिट बना दो, और इधर 5 है, टोटल 6 चीज़ें हैं, इसको एक यूनिट मानना है, तो टोटल कितना होगा 6 फैक्टोरियल से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी यहाँ पे 3 चीज़ है, तो इसके लिए भी 6 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेस्ट्रिक्शन फेल, कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन फेल हो जाए, वो सारे को लिखना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक, तो ये वाला फेल हो जाए, तो इसके लिए कितने 6 फैक्टोरियल, प्लस एटलीस्ट बोला था ना, तो ये वाला फेल हो जाए, इसके लिए कितने 6 फैक्टोरियल। अब इस पे से हम लोग देखो क्या बोले थे कि इंश्योर करना है कि कम से कम एक फेल हो जाए। तो इस पे क्या हुआ कि इस पे ऐसा भी काउंट हो गया हो, जैसे ये वाला देख लो ध्यान से, अच्छे से समझ में आ जाएगा इंक्लूजन पूरा। ये CAD लिए, ठीक है, CAD लिए, इस पे बाकी सबको अरेंज किए हम लोग, 4 है, तो इस पे ऐसा भी तो आ सकता है कि BE और G इधर आ गया, और H और F, ऐसा देखो BEG भी साथ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग बस CD को बांधे थे, एक जगह पे टाई किए थे, बाकी तो हम लोग कुछ भी नहीं किए। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो इसके अरेंजमेंट में ये तीनों एक BEG भी साथ में आ जाए, तो इस चीज़ को तो हम लोग कंसिडर नहीं किए। अब
ये वाला अरेंजमेंट में क्या हुआ कि बी ई जी ये तीनों को बांध दिए, बाकी सबको अरेंज कर दिए हम लोग। तो यहाँ ऐसा आ सकता है कि सी ए और डी ये तीनों साथ में आ गया होगा, और क्या बच गया एच और एक क्या बच गया एफ। ठीक है, तो इसको हम लोग इंश्योर किए थे, इसके लिए तो हम लोग कुछ किए ही नहीं थे। तो देखो इसको माइनस किए और इसको भी माइनस किए, तो ऐसा ये दोनों रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया, इस पे CAD वाला और इस पे ये दोनों, जैसे R1 R2 दो रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया, यहाँ भी दोनों रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया। तो ये वाला केसेस को हम लोग दो बार माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को फिर प्लस करते थे। तो हम लोग को क्या प्लस करना पड़ेगा, ये वाला केस जब मतलब ये दोनों में से केस कि दोनों BG और ये दोनों पैटर्न अपीयर हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, CD एक साथ रहना चाहिए और BEG एक साथ रहना चाहिए। बाकी जो बच गया H और F, तो इसको 1 यूनिट मान लिए, इसको 1 यूनिट, ये एक, तो टोटल 4 यूनिट है। तो चारों को कितना से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे +4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा कि हम लोग तो इसको आपस में भी अरेंज करते थे, ठीक है, बट यहाँ क्या करेंगे, क्या है आपस में अरेंज, ये किसी में भी ये BG को आपस में अरेंज नहीं किए, वो तो चाहिए ही नहीं ना, यहाँ पे बस टाई करने ही नहीं है, यहाँ पे बोला है BG ही रहना चाहिए। इसको आपस में अगर अरेंज कर देंगे तब तो फिर रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है वो, इसीलिए हम लोग इसको आपस में अरेंज नहीं कर रहे हैं। ये 3 फैक्टोरियल और मत लिख देना, ठीक है, जैसे यहाँ भी 6 फैक्टोरियल लिखे और 3 फैक्टोरियल CD को आपस में अरेंज नहीं करना है। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस 4 फैक्टोरियल आएगा, तो टोटल ये आंसर हो गया, ये आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। अगर सही से समझ में आ रहा सब कुछ तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो यार, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे अभी थोड़ा दिन में ही। चलो फिर ठीक है।